नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आज फिर हम हाजिर हैं और आज फिर हमारे साथ दो ख़ास मौजू हैं और दोनों मौजू आपके लिए भी बेहद अहम हैं और हमारे लिए भी। दरअसल आज जो दो मौजू हैं वो ये है कि आज सर सैयद डे की तकारीब हो रही है। आपको मालूम होगा कि 17 अक्टूबर को ही सर सैयद की यौमी पैदाइश जो है वो है और इसी ख़ास दिन को सर सैयद डे के तौर पर पूरी दुनिया में, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फ़ारिगीन हैं, जो यहाँ के तलबा हैं, दुनिया में किसी भी गोशे में, किसी भी हिस्से में, वो आज के दिन को उनके पैगाम को लेकर ज़रूर कुछ गौर व फिक्र करते हैं। जहाँ मौका मिलता है वो एक साथ होते हैं और उनके पैगाम को कैसे आगे तक बढ़ाया जाए इस पर भी वो बात करते हैं। तो ख़ास तौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज एक अजब सा समा होता है और कई तकारीब का एहतमाम भी होता है। तो इस पर हमारी ख़ास नज़र होगी और साथ ही साथ आज एक और अहम खबर है जिस पर हम लोग करेंगे। वो खबर है हज 2019 के ऐलान को लेकर। बाज़ाब्ता हज 2019 का ऐलान, यानी हिंदुस्तान में उसकी तैयारी को लेकर उसके गाइडलाइंस जारी की गई हैं और ख़ुद जो मरकज़ी वज़ीर है अक़लियती उमूर के मुख्ताबस नकवी, उन्होंने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम चीज़ों को वहाँ पर ज़ाहिर किया। इन दो मौज़ूआत पर हम ख़ास तौर से नज़र डालेंगे। मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। तो पहली खबर ये मेरा चमन। जी हाँ, एक बड़ा ही मशहूर शेर है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मुस्लिह कौम, माहिर तालीम, मुफक्किर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खां का यौम पैदाइश है। सर सैयद के 201वें यौम पैदाइश के मौके पर सिर्फ AAPU ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनाए अलीगढ़ में जोशो खरोश है। वही तकरीब में साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर SY कुरैशी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। तो आज वहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह का माहौल है और जो ओल्ड बॉयज़ हैं, जो एलुमनाई एसोसिएशन है, उसके जो मेंबरान हैं, वो आज वहाँ मौजूद हैं एक नई फ़िक्र के साथ। और जो पैगाम था सैयद अहमद का, उस पैगाम में उनके अफकार को और कैसे वसी तर पैमाने पर लेके चला जाए, कैसे ये पैगाम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये अपने हुसूल तक पहुँचे, इसको लेकर गौर ख़ौज़ किया जा रहा है। और चूँकि आज एक ख़ास दिन है तो आज बाद नमाज फ़ज्र कुरान ख़ानी का भी एहतमाम किया गया और वहाँ बहुत तरह के दूसरे तकारीब भी हो रहे हैं और उनके लिए दुआ भी की गई। उनके मकसद के हुसूल तक के लिए कोशिश रहें हम सब, इसके लिए भी दुआ की गई। तो इस वक्त वहाँ क्या कुछ हो रहा है, इस पर मज़ीद जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे अपने नुमाइंदे मेहताब के साथ। और मेहताब लगातार एक रोज़ कबल से ही हमें वहाँ होने वाली हर जो तकारीब है उसके बारे में वो खुसूसी कवरेज दे रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर। और मेहताब, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे आपका भी इस्तकबाल करूँगा। आप लगातार काफ़ी वक्त आप वहाँ दे रहे हैं। मेहताब, जानना चाहूँगा कि इस वक्त वहाँ क्या कुछ चल रहा है और जो कल से लेकर आज तक, यानी एलुमनाई एसोसिएशन की जो मीट हुई, उस मीटिंग में आज अब तक जो हुआ, क्या आपको लग रहा है कि कोई नई फिक्र, एक नया पैगाम वाकई इस बार के सर सैयद डे से वहाँ अवाम नास तक जाएगा, या फिर सिर्फ एक जो कहते हैं कि ट्रेडिशनल वे में किसी एक खाना की पूर्ति हो रही है, या फिर एक सिर्फ रस्म निभाया जा रहा है? विशाल, हमें बता दें कि इस वक्त हम एथलेटिक ग्राउंड पर खड़े हैं और सबसे पहले तो हम जो है गौतम से कहेंगे कुछ नज़ारे को दिखाएं। गौतम की जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ख़ास प्रोग्राम जिसका सर सैयद डे के मौके पर इनेकाद किया गया है और अलीगढ़ के लोगों के लिए, अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता लोगों के लिए, सर सैयद के चाहने वालों के लिए आज का दिन, अगर हम ये कहें कि जश्न ईद है तो कम नहीं होगा। क्योंकि जश्न ईद यहाँ के लोगों के लिए इसलिए कि आज का दिन उस सबक को दोबारा पढ़ाया जाता है जो सर सैयद ने 1857 के बाद हिंदुस्तानियों की सरबुलंदी के लिए
लिया था और हिंदुस्तानियों की सरबंदी कैसे हो सकती है। जाहिर सी बात है सिर्फ वो मॉडर्न एजुकेशन थी। सर सैयद ने ऐसा नहीं कि मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर जो है यहाँ की जो मजहबी तालीम थी उसको जो है दरकिनार कर दिया, बल्कि उन्होंने दोनों तालीम के बीच में एक हसीन इम्तिजाज को पैदा किया था ताकि, और उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे इदारे की तालीम जो हो उनके एक हाथ में अगर कुरान है तो दूसरे में फ़लसफ़ा हो और सर पे कलमा तैयबा का ताज हो। ये चीज़ को देखना चाहते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है विशाल कुछ तलबा भी मौजूद है, तलबा के साथ साथ असातिज़ा भी मौजूद है। आइए प्रोफेसर जो आसिम साहब से बात करते हैं, उसके बाद जो है प्रोफेसर जो फरतुल्ला साहब भी हैं, प्रोफेसर रिजवान साहब भी हैं, तलबा भी हैं। आसिम साहब, आज के दिन जो है हम क्या खास सबक लेना चाहते हैं, क्योंकि हर साल हम सर सैयद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, जो सर सैयद डे है तमाम अलीगढ़ वालों के लिए इसकी बहुत अहमियत है और इसमें उनको इन बहुत से लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं यूनिवर्सिटी के लिए। सर सैयद को सब जानते हैं, लेकिन सर सैयद के बहुत से रुफ़ा थे, सर सैयद के बहुत से साथी थे। तो आज हमें ये मौका मिलता है कि उनके बारे में सोचें और सर सैयद के विज़न को, उनके मिशन को हम कहाँ तक ले जा पाए हैं उसको, और हमें और मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें सोचने का वक्त होता है आज के दिन। और जो तमाम बहुत सी जो तकारीर होती हैं, बहुत सी जो आज की डेट मजमून सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, तो उसमें सब इसी चीज़ के ऊपर पूरी तवज्जो दी जाती है कि कैसे हम सर सैयद के विज़न को आगे ले जा सकते हैं। जिस तरह आपने कहा सर सैयद की विजन को आगे ले जाते हैं, हम लोग हर साल जो है एलुमनाई मीट भी करते हैं, सर सैयद डे भी करते हैं। ये चीज़ें जो है, इसका नया सवाल ये है कि हम हर साल करते हैं, इसका हासिल क्या है? देखिए, हासिल तो इसका है कि अगर आज की डेट में हम यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो यूनिवर्सिटी एक ना सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि वर्ल्ड मैप पर अपनी जगह रखती है। और जो अलीगढ़ के तालिब इल्म हैं उनकी भी एक वर्ल्ड मैप पर एक पहचान है। यूनिवर्सिटी की अगर जॉब मार्केट में हम इसके कंट्रीब्यूशन को देखें तो उसमें भी यूनिवर्सिटी बेहतर कर रही है। और सबसे बढ़कर जो तमाम जो रैंकिंग एजेंसीज हैं वो भी यूनिवर्सिटी को खासी जो है टॉप। मतलब एक सवाल जरा उनसे कीजिए कि सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम किया और उसके बाद इतना लंबा अरसा गुजर गया है, क्या इतने लंबे अरसे में क्या आपको लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुद में जो इसका एक्सपेंशन हुआ है, साथ ही साथ ये कि क्या इस तर्ज पर दूसरी कई यूनिवर्सिटियां तालीमी इदारे बने हैं, क्या जो काम हो पाया है वो काफी है या बहुत कुछ पीछे रह गया और हम सिर्फ एक तकरीब मनाते चले जा रहे हैं? यकीनी तौर पर देखिए जो है विशाल हमें बता दें कि जब हम सर सैयद की बात करते हैं, तालीमी तहरीक की बात करते हैं, तो इस तालीमी तहरीक का ही नतीजा था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया वजूद में आई। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें जो है इसी उत्तर प्रदेश में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, उसके बाद दूसरे इदारे देखने को मिलते हैं। खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपनी कई जगह शाखें कायम की है। और जिस तरह से कल से यहाँ पर बात हो रही है कि जो हमारे एलुमनाई हैं, जो अपना कदीम है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, उनके बीच में बैठकर एक नया खाका तैयार किया जाए कि किस तरह से बच्चों के रोजगार का मामला तय हो सके, किस तरह से सर सैयद की तालीमी की तहरीक के हवाले से नए इदारे कायम किए जा सके और नए जो है कोर्सेज भी कायम कर दे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर फरतुल्ला साहब मौजूद। आइए उनसे जाते हैं। फरतुल्ला साहब, जब यूनिवर्सिटी की नई तहरीक की बात करते हैं तो नए तकाजे क्या हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ, नए तकाजे वही हैं जो सोसाइटी के तकाजे हैं। एक ज़माना ये होता कि अरबी फारसी पढ़ के लोग स्कूल और मदरसों में मुदर्रिस हो जाते थे। आज दौर बदल चुका है। अलीगढ़ ने इस बीच में 100 साल के अंदर बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। हमने इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर पैदा किए हैं, इंटरनेशनल लेवल के हमने इंजीनियर्स पैदा किए हैं, प्रोफेसर्स, एकेडमिशियन। ज़रूरत इस बात की है और हम इस पर काम भी कर रहे हैं कि जो हमारे अपना कदीम यानी वर्ल्ड बॉयज़ हैं वो इस वक्त भी आए हुए हैं, हर साल आते हैं। बीच में भी रब्ता रहता है कि हम उनके साथ बैठ के कुछ ऐसी सोच इख्तियार करें कि उन इलाकों में, उन ज़िलों में ख़ास तौर से जहाँ तालीम नहीं पहुँची है, वहाँ पर सर सैयद के मिशन के तहत अदारे खोले जाएँ और उसकी मुकम्मल रहनुमाई और सरपरस्ती अलीगढ़ से हो। और इस आपने कहा कि मुकम्मल रहनुमाई अलीगढ़ से हो। ये तभी हो सकता है जब इस तरह की कोई बॉडी रजिस्टर्ड की जाए कि जहाँ पर जो है एक सेंट्रल बॉडी हो एलुमनाई की। अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हो तो उसका पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जा भी हो उसको सेंट्रलाइज तरीके से किया जाए और उसका एक्सपेंशन इसका किया जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से कोई बॉडी हमने रजिस्टर्ड नहीं की। यहाँ पे विशाल कुछ और भी बातें हम करेंगे क्योंकि मतलब एक सवाल मेरा आप लीजिएगा, आप जिनसे भी बात कर रहे हैं, एक सवाल ये लीजिए कि हर साल जैसे अभी आपने कहा कि कल बहुत सारे मामलों पर जिक्र किया गया, गौरव फिक्र किया गया कि कैसे दूसरी जगहों पर जहां तक तालीम की रोशनी नहीं पहुंचे वह तालीमी इदारे कायम किया जाए और उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किरदार हो। क्या पिछली बार जब ये तकरीब हुई थी तो उस तकरीब में जो भी करारदादें पास की गई थी, क्या उसका भी कुछ तखमीना लगाया जाता है कि पिछली बार जो हमने तय किया था इन 1 सालों में हमने क्या पाया?
यकीनी तौर पर जो आपने सवाल किया एक बड़ा अहम सवाल है, और इसी पहलू पे इससे पहले भी हमने जो बात की थी प्रोफेसर रिजवान साहब ने उसी पे जो रोशनी डाली, तो उनका ये कहना था कि जो है जब तक हम जो है इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, रजिस्टर्ड बॉडी नहीं बनाएंगे, तब तक जब हम जिम्मेदारी को तय नहीं करेंगे, ये तमाम चीज़ें बस एक रस्म की तौर पर रहेंगी कि लोग आएंगे, अपनी बातें करेंगे और चले जाएंगे। यही वजह है कि हमने देखा कि कल जो है जो एलुमनाई आए थे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में तलबा के बीच में एक इंटरेक्शन हुआ, मुलाकात करवाई, उनका पेपर प्रेजेंटेशन भी करवाया गया और उसको जो एक सेंट्रलाइज तरीके से करने की कोशिश की जा रही है ताकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसमें एक अपना मास्टर रोल प्ले कर सके। और यही नहीं कि जो है पेपर प्रेजेंटेशन हो, नशिस्तन, खुर्दन और बर्खास्तन जैसे मामले ना हो, बल्कि उसका जो है एक कंक्रीट तरीके से एक जो तख्लीकी अमल जो है तामीरी पहलू हमारे सामने आ सकता है। यहाँ पे मिसाल में जो है बच्चों के बीच में, तलबा के बीच में जाना चाहूँगी, इस तरह से भी हम बात कर रहे थे। प्रोफेसर रिजवान साहब जो है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो सेंटर है जिसके वो डायरेक्टर है एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी की हम बात की, जो सेंटर की बात करें, हमारे साथ मौजूद रिजवान साहब जो है बात वही बार बार कर रहे हैं कि जो हम है ये एलुमनाई मीट हो रही है, दूसरी जो चीज़ें हो रही है, इसका हासिल जो है, इसका आउटपुट हमारे सामने क्यों नहीं आ पा रहा? नहीं, इसका आउटपुट आ रहा है। जैसा कि देखिए मैंने 2-3 चीज़ें बताई आपसे। एक तो चीज़ मैंने जो बताई वो ये है कि जो एलुमनाई कॉन्टैक्ट और एलुमनाई इंगेजमेंट जो है वो एक नया एक फीचर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, और स्टार्ट हमने आज नहीं किया, ये हमेशा से हमारा एलुमनाई का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन वो हर जगह, हर शहर में, हर मुल्क में हम एलुमनाई मीट करते आ रहे हैं, जाने कब से करते आ रहे हैं, लेकिन उसको अब हम लोग एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसको एक शक्ल देने जा रहे हैं, और जिसके तहत हमने यहाँ पे एलुमनाई अफेयर्स कमेटी बना लिया। उसके तहत हमारा ये मानना है कि दुनिया के सारे एलुमनाई एसोसिएशन जो हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे। तरह तरह से एफर्ट्स चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी एफर्ट कर रही है और वो भी एलुमनाई भी एफर्ट। इस कदम को उठाने में हमने बड़ी ताखीर की? नहीं, एक्चुअली पूरे हिंदुस्तान में ताखीर हुई, पूरे हिंदुस्तान में ताखीर हुई। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि मंत्राज ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वो आज जो है, आज के तारीख में है, वो ये है कि एलुमनाई है। जैसे स्टेक होल्डर्स की हम बात करते हैं, आज हम बात करने लगे हैं कि एलुमनाई हमारे स्टेक होल्डर हैं, आज हम बात करने लगे हैं कि पेरेंट्स हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, बिसाइड्स स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड। बेटा आप थोड़ा इस पे तफसील जानिए कि आखिर पैटर्न क्या है, किस जरिए से जुड़ पाएंगे। टेक्नोलॉजी का जमाना है, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप है, इंटरनेट है, क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर एएमयू से फारिग एक तालिब इल्म वो अपने आप को वहां पेश करे, अपने बायोडाटास भेजे, उसे गाइडलाइंस मिले? क्या इन्होंने तर्ज अमल क्या अख्तियार किया है? जी हाँ, बिल्कुल। अब हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो ट्विटर हैंडल रखती है, फेसबुक रखता है, व्हाट्सएप रखता है। इसी तरीके से जो छोटे छोटे बॉडीज़ हैं यूनिवर्सिटी के, उन सब का अपना फेसबुक अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट ग्रुप है, ट्विटर हैंडल है, तो वो तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आएंगी। नेटवर्किंग का पार्ट है वो। देखिए मैंने 3 बातें कही, एक रजिस्टर्ड बॉडी, दूसरी बात करी कि एलुमनाई कनेक्ट। जब कनेक्ट की बात करते हैं तो सारी टेक्नोलॉजी आ जाएंगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें, सारे जो भी मोड्स हो सकते हैं। और तीसरी बात करी थी इंगेजमेंट की, मैंने बात करी थी, वो इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइज तरीके से। यूनिवर्सिटी अपने एक्सपेक्टेशंस जो हैं हमारे एलुमनाई से, वो यूनिवर्सिटी बताएगी ऑर्गेनाइज तरीके से कि देखो साहब, हम जो है, हमें हॉस्टल की कमी है, हमें ये चाहिए, हमें जो है एक प्रोफेसर के एक चेयर चाहिए, हमें जो है मतलब जो भी फैसिलिटीज़ हमें चाहिए, हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप चाहिए, हमारे बच्चे से इंटर्नशिप करना चाहते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में या किसी मीडिया हाउस में या किसी इंडस्ट्री में, वहाँ पे हमारे एलुमनाई जो अवेलेबल हैं। देखिए हमारे एलुमनाई हर जगह अवेलेबल है। आप एक चीज़ समझिए कि एलुमनाई का नंबर जो है स्टूडेंट्स के नंबर से हमेशा ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। 1.5 लाख एलुमनाई है, 23,000 स्टूडेंट हैं, तो 23,000 स्टूडेंट्स को क्या हमारे 1.5 लाख एलुमनाई जो है वो फैसिलिटेट करेंगे? फैसिलिटेट तो कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब हम ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे। बिल्कुल, वो हमने शुरू कर दिया ऑलरेडी। हमारा एक्चुअली मैं आपसे ऐसे बता दूं कि देखिए वो चीज़ भी, हमारी चीज़ें चल रही हैं, हमारा प्लेसमेंट सेल उसको देख रहा है, लेकिन अब यह है कि वो अब एक यूनिवर्सिटी के लेवल पे हम अपना एक पूरा एक चार्टर बनाएंगे, और उसी तरीके से हम लोगों ने एलुमनाई को भी आज़ादी दी है कि वो भी अपना चार्टर बनाएं, वो हमारे करिकुलम पर रिफ्लेक्शन दें, हमारे सिलेबस पर रिफ्लेक्शन दें, हमारे प्रोजेक्ट्स पर रिफ्लेक्शन दें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिफ्लेक्शन दें, टीचिंग लर्निंग पर रिफ्लेक्शन दें। तो ये 2 वे वो रहेगा और इनसे उम्मीद है कि एक नया रिजल्ट निकलेगा। एक बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सारी चीज़ें अलीगढ़ में चल रही थी हमेशा से, अब हम उसको ऑर्गेनाइज करके, मुझे लगता है कि विद इन मंथ्स हम लोग इस चीज़ को एक शक्ल दे देंगे। जरूर, हमारी भी ख्वाहिश है कि इसमें जो है ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए, कुछ शक्ल एक बड़ी अच्छी बातें ये कह रहे थे और मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा शायद अब हो पाएगा। एक इसमें
जो मुझे लगता है बहुत पहले जब मैं भी वहां हुआ करता था, वो वक्त है 2000 का, तकरीबन 2000 से 2001 के बीच का। वहां पर एक डायरेक्टरी जो है वो उसका इजरा हुआ था। एएमयू के जो ओल्ड बॉयज हैं, जो वर्किंग हैं, जो एलुमनी, उनकी डायरेक्टरी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी डिटेल्स, उनकी प्रोफेशनल डिटेल्स, क्या ये सालाना हो पा रहा है अब भी, और क्या इसको अब हम डिजिटल कर पाएंगे? दूसरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो खुद, जो जिन्हें नहीं पता कि क्या कुछ है, लेकिन वो अपने आप को चाहते हैं कि हम जुड़ जाएं, हम अपना प्रोफाइल डाल दें, हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें, ताकि एक बड़े लेवल पे जो एएमयू से जुड़े लोग हैं उनको फायदा पहुंचे। जी विशाल, जो भी हमारी जो बात हुई कल से आज तक, जो अभी जो रिजवान साहब ने बताया कि पहली बार यूनिवर्सिटी इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करने जा रही है, और जैसा उन्होंने बताया कि 1 महीने के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को शुरू कर लेंगे, क्योंकि पहली बार यूनिवर्सिटी इस मौजू पे काम कर रही है कि जो है अबनाए कदीम जो है वो क्या चाहते हैं और यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेशन उनसे क्या है। जब 2 वे कम्युनिकेशन होगा तो जाहिर सी बात है उसके कुछ बेहतर नतीजे निकल कर आएंगे। और शायद ताखिर जरूर हुई है, लेकिन अगर देर से ही सही कोई एक दुरुस्त कदम उठाया गया है तो उसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। आइए हम कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं। ये मुबारक मौका सर सैयद को आप याद कर रहे हैं, वो सर सैयद जिनको आप पढ़कर बड़े हुए हैं, कितना अहम दिन आज आपके लिए, आपकी जिंदगी में? बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दी गई है, और हमारे हॉस्टल्स में और हमारे पूरी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को बिल्कुल ईद की तरह मनाया जाता है हमारे यहाँ ये त्यौहार। और बहुत ही स्पेशल दिन होता है, क्योंकि हर साल ये 201st सर सैयद अहमद खान की एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है, तो ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि सर सैयद का जो मिशन है, वो जो पैगाम है, आप उस यूनिवर्सिटी में दाखिल हैं, अपने आप को कितना अहम समझते हैं? जी, हम इस इदारे के बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य हैं। जैसा कि एएमयू का तराने में मजाज में लिखा है कि जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पे बरसेगा, ये बात एकदम सही है। और आज हम देख सकते हैं कि अलीगढ़ के अलीग फ्रेटर्निटी ना सिर्फ हमारे इंडिया में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में मौजूद है, और वो इस इदारे के लिए कभी भी मदद करने के लिए पीछे नहीं हटती है। यहाँ पर जो है बच्चों के साथ बच्चियाँ भी हैं। अगर सर सैयद की तालीमी तहरीक की बात करें तो एक कारण की बात होगी, जब तक कि हम तालिबात से बात न करें। आप लखनऊ से यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आए हैं, सऊदी से भी आपका ताल्लुक है, यहाँ पर आकर किस तरह की खुशी महसूस हो रही है? जी, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, क्योंकि सर सैयद जो है वो उन्होंने इस इदारे को खड़ा किया है, और उन्होंने अपने तराने में भी उन्होंने ये जिक्र किया है, ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ। तो हम दूर से भी यहाँ पे तालीम लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें एहसास है कि यहाँ की तालीम जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। आपके आज के दिन क्या ख्याल, किस तरह से अपने एक्सप्रेशन को बयान कर रही हैं? अगर आप यहाँ पे नहीं होती तो कितना मिस करती हैं? जी बिल्कुल, ये बात तो सही है। मैं भी काफ़ी दूर से आई हूँ, मैं झारखंड से आती हूँ, जहाँ यहाँ आके मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पे लड़कियों और लड़कों दोनों को बराबर मौके दिए जाते हैं। आज भी आप देख रहे हैं इतना बड़ा फंक्शन यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, यहाँ लड़कियों और दोनों लड़कों दोनों को वॉलंटियरिंग करने के बराबर मौके दिए गए। इसी तरह यूनिवर्सिटी के बाकी भी कुछ चीज़ें होती हैं तो उसमें भी लड़कियों को बढ़ चढ़कर लेने के मौके दिए जाते हैं। तो मुझे यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तालिबा नहीं होती तो किस तरह की कमी महसूस करती? मैं एक सेंस ऑफ प्राइड शायद कहीं लैक करती, एक फील उस चीज़ का कहीं मुझे रह जाती गिल्ट कि हाँ मैं अलीगढ़ की पार्ट नहीं बन पाई। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो नंबर 1 पे है उसके पार्ट होना, इट्स अ सेंस ऑफ प्राइड इन इटसेल्फ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ इट। और आपको फ़ख्र है कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तालिबा है। यहाँ पर कुछ और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्योंकि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं और सर सैयद की बात करते हैं, सर सैयद ने तमाम लोगों में जो है हिंदू और मुस्लिम की बात की है, और हिंदू और जब मुस्लिम की बात करते हैं तो हमारे बीच इस तरह के स्टूडेंट भी मौजूद हैं। आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है? सर आज का दिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जब भी सर सैयद डे आता है तो एक एएमयू में हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा हमारे लिए त्यौहार होता है। हम इंतजार करते हैं सर सैयद डे आएगा, सुबह हमारे यहाँ फंक्शन होगा, रात को हम हर हॉल में मिलने अपने भाइयों से जाएंगे, और हर हॉल्स में जो भी हमारे फ्रेंड्स होंगे वहाँ मिलने जाते हैं। तो बहुत बड़ा एक त्यौहार जैसा होता है। यहाँ पे त्यौहार तो होता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे लोगों के साथ जो है इंसाफ नहीं होता, न्याय नहीं होता, पार्शलिटी नहीं होती। आप क्या मानते हैं? सर आप देख सकते हैं कि नवरात्रि भी चल रही है, मेरा आज फास्ट है, व्रत है, तो मैंने पूजा करके आया हूँ, तिलक मेरा लगा हुआ है, मैं शेरवानी में हूँ। तो एएमयू ट्रेडिशन शेरवानी है और मेरे धर्म के जो ट्रेडिशन है वो मेरा तिलक है, दोनों साथ में है। तो पार्शियलिटी अभी कहाँ पर है? तहजीब होगा जी। इस तरह से विशाल हम बात करें तो जो है एक सवाल अलीगढ़ के स्टूडेंट से बहुत जरूरी है
पूछना, आप सबसे पूछिए बारी बारी से हाँ या ना में कि क्या उन्हें लगता है कि एएमयू को मेहताब क्या उन्हें लगता है कि एएमयू को लेकर कई बार सियासत की जा रही है। मेहताब आपको मेरी आवाज मिल रही है? तहजीब है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। मेहताब आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेहताब एक सवाल स्टूडेंट से करना बहुत जरूरी, क्या उन्हें भी लगता है कि एएमयू को सियासत का मुद्दा बनाया जा रहा है या एएमयू को लेकर सियासत होती रही है? क्या उसके अंसर वाकई वहां मौजूद हैं या इसे सियासी जो है मोहरा बनाया जाता है? कई बार ऐसी चीजें होती हैं वहां पर या वहां के बारे में कही जाती है। मेहताब आपको मेरी आवाज मिल रही है? शुक्रिया, वेलकम। मेहताब से लगता है हमारा राब्ता अभी टूट चुका है। बहरहाल ये 201वां जिसे हम कह सकते हैं ये यौम पैदाइश है और ये ख़ास मौके पर चूँकि सर सैयद अहमद ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी हैं और उस वजह से जो उनका पैगाम था, उनकी जो काविश रही, कोशिश रही, जिस तरह से ये वसी पैमाने पर फैला बढ़ा, उनके इस पैगाम को आज और कितनी ज़रूरत है। चूँकि हिंदुस्तान आज भी पूरी तरह से खानदा नहीं हो पाया है, नाखानदा है और ख़ास तौर से जिन तबकों को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई थी उन तबकों तक इल्म अभी पूरी तरह से इल्म की रोशनी नहीं पहुंची है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी होता है कि इस मैसेज को, इस पैगाम को लगातार आगे फैलाया जाए और अमलन इस पर कदम आगे बढ़ाया जाए। और जो अभी मेहताब में बता रहे थे कि कल एलुमनाई मीट जो हुई उसमें भी और आज ये जो ख़ास तकरीब हो रही है जिसमें डॉक्टर SY कुरैशी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद हैं, इन तमाम मीटिंग्स में और तकारीब में ये सरे फहरिस्त है कि किस तरह एएमयू की साख को लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं। सियासी हरबे के तौर पे भी कई बार इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन उसके तराने में एक बात शामिल है कि खुद आँख से हमने देखे हैं बातिल की शिकस्त फाश यहाँ। तो जो भी चीज़ें बातिल हैं, झूठी हैं, उसका पर्दा भी साफ और चाक होता रहा है, लेकिन साथ ही साथ चैलेंजेस भी हैं और दरपेश जिनको लेकर बहुत ज़रूरी है कि इस पर गौर व फिक्र किया जाए और किस तरह तमाम जो चीज़ें हैं उसको एक पैराए में ढालकर सर सैयद के पैगाम को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। जो वाइस चांसलर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, आज ही उनका एक बयान भी आया है और हम चाहेंगे कि उन्हें हम आप तक पहुंचाएं कि उनका क्या कहना था और आज की जो अभी तकरीब चल रही है उसके बाद ही फिर आपको हम ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। बेसिकली क्या कोशिश की कि जो थिंकिंग है वो चेंज करें, जो सोचने का तरीका है, इसलिए कि पहले मुस्लिम्स जो थे दे वर शनिंग एवरीथिंग विच वाज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश, वेदर इट वाज द इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, सब चीज़ वो शन करते थे। ही वांटेड दिस थिंकिंग टू बी चेंज, सोच बदलने की बात थी, जो उन्होंने सोच बदली। और बहुत सी जो हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो चीज़ें हैं वो जो है उसमें एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन, मॉडर्न साइंटिफिक सेकुलर एजुकेशन, सिर्फ एक्चुअली सर सैयद साहब की जो ज़िंदगी है वही हमारा मैसेज है और उनकी ज़िंदगी में उन्होंने जो काम किए हैं, जो एजुकेशन के ऊपर काम किया है, जो सेकुलरिज्म पे काम किया है, जो एक सोशल रिफॉर्मिस्ट के फॉर्म में काम किया है, जो एक फ्रीडम के लिए काम किया है, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और वी शुड वर्क फॉर इट। उनकी ज़िंदगी इतनी साफ़ सुथरी और मजबूत है जिसके पे हम चलेंगे तो हमारा नेशन जो है तो मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन इस तरफ ध्यान है, मरकूज है। और मेहताब हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, राब्ता हमारा हो गया है। मेहताब, इस वक्त क्या कुछ जो मेहमान खुसूसी वहाँ मौजूद हैं उनमें से किस किस ने कौन सी बात कही है और किस तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं, उसका हल क्या बता रहे हैं? विशाल, पहले तो हम अपने कैमरामैन गौतम से कहेंगे कि इस वक्त चीफ गेस्ट जो है डॉक्टर SY कुरैशी बोल रहे हैं, पहले उनको जो है सुनने की जो है वो क्या कह रहे हैं। जी, इस वक्त देखिए कि सर सैयद के अफकार पर जो है डॉक्टर SY कुरैशी रोशनी डाल रहे हैं। जी, गाय पे मजमून
तो उसी किस्म का वो मजबूत डिक्शनरी लगा। इस समझदारी का सबूत ये मिला कि जब मैंने 4 स्पीचेस सुनी, 2 तो स्टूडेंट्स की थी। और इस वक्त डॉक्टर SY कुरैशी जो मेहमान खुसूसी के तौर पे वहाँ इस वक्त खिताब कर रहे हैं। सर सैयद से मेरा ताल्लुक आज नया नहीं है, काफी पुराना है। मैंने सर सैयद डे के बहुत सारे डिनर खाए, बड़ी रौनक होती है माशाल्लाह उसमें। और हमेशा उसमें उस डिनर में प्लेट तक पहुंचने के लिए हमेशा 1-2 वॉलंटियर की जरूर पड़ती है, जो हमेशा हाजिर रहते थे। लेकिन एक सीरियस मौके पे भी मुझे सर सैयद डे से वाबस्ता होने का मौका मिला था। 2010 में मुझे सऊदी अरबिया में रियाद में ज़ैगाम साहब जिनसे कल मुलाकात भी हुई, तशरीफ लाए हैं, उन्होंने वहाँ इनवाइट किया। मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट फैसला था कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि उन दिनों में बिहार के इलेक्शन में अनाउंस कर चुका था। मेरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो पहला इलेक्शन था। मुझे मालूम था कि बिहार का इलेक्शन और पहला इलेक्शन, और अखबारों ने मेरी हालत और खराब कर दी, ये लिखे कि कुरैशी का ये पहला टेस्ट है। अब जब आपको पता लगे कि आप ऑब्जर्वेशन में है और आपका टेस्ट हो रहा है, तो आपको बहुत ही जिम्मेदारी का एहसास करना होता है। तो सेकेंड एंड थर्ड 2 फेजेस के बीच में ये डेट आ रही थी। मैंने भी हिम्मत जुटाई, हिम्मत मलदा मदद खुदा। मैंने कहा कि फेजेस के बीच में मैं चुपके से जाता हूँ, पब्लिकली नॉलेज होगी तो लोग बुरा भला कहेंगे, बल्कि कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। 2 दिन में अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी कि 2 दिन में मैं 4 तो शहरों में गया और सर सैयद डे की फंक्शन की, और 3-4 और फंक्शन भी जो हमारे एम्बेसडर के घर में जगह जगह वो मैं कर पाया। वो मेरा एक पहला सीरियस मौका था जहाँ पे सर सैयद डे से मुझे जुड़ने का मौका मिला था। और आज तो इतने अहम मौके पर आपने मुझे बुला के मेरी बहुत इज्जत अफजाई की, जिसके लिए मैं वाइस चांसलर साहब को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरी फाड़ी हुई तकरीब के 3-4 पॉइंट मैंने उनमें से निकाल लिए कि एक तो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर ही नहीं है सर सैयद, उनकी पर्सनालिटी उससे कहीं बड़ी थी। वो तो हिंदुस्तान के जो एजुकेशन के रिफॉर्मर थे, मैं समझता हूँ उनका नाम सर फेहरिस्त है। और 200 साल पहले उनकी पैदाइश हुई, लेकिन 100-150 साल पहले उन्होंने वो बातें सोची जो आज तक भी उतनी ही रेलिवेंट है, जिन मसाइल से हम आज भी जूझ रहे हैं। दूसरी चीज उनका एम्फेसिस ऑन इंग्लिश, वो बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ मेरी फैमिली दिल्ली की है, हम लोग 500 साल के दिल्ली वाले हैं, और सर सैयद भी दिल्ली वाले हैं, तो अच्छे तो होंगे ही। तो कैमरे पर मैंने ये देखा था, मेरे फैमिली जो थी बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स। मेरे दादा थे मौलवी मोहम्मद इसाक साहब, उनके वालिद थे मौलाना मौलवी मोहम्मद हुसैन फ़कीर, और हर कोई 12-15 पुश्तों तक 31 पुश्तों का हमारे पास हिसाब है, सब रिलीजियस स्कॉलर्स थे, फिलोसोफर्स थे। मेरे वालिद मौलाना जुबैर कुरैशी ने पहली बार सेंट स्टीफन कॉलेज ज्वाइन किया 1923 में। तो हमारी फैमिली का सोशल बॉयकॉट हो गया कि अंग्रेजी पढ़ाएंगे, मिशन स्कूल भी जाएंगे, क्या हो गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सर सैयद की जो मुहिम शुरू हुई थी, उसकी तकमील ही का एक हिस्सा था मेरे वालिद का अंग्रेजी मिशन कॉलेज में सेंट स्टीफन में दाखिला होना। उन्होंने दीन का साथ नहीं छोड़ा, बहुत बड़े मुकर्रिर थे, बड़े मशहूर मुकर्रिर थे, और लेकिन लैंग्वेजेस उन्होंने कई सीखी। दूसरा मुझे आज उनकी याद खास से वालिद की आती है कि वो हालांकि उन्होंने फिलोसफी पढ़ी थी कॉलेज में, लेकिन वो एक ग्रामर स्कूल चलाते थे, इंग्लिश ग्रामर, और उसके अलावा पर्शियन, अरबिक एंड जर्मन ग्रामर, 4 ग्रामर की क्लासेस उनकी होती थी। 100 रुपए घंटा वो लेते थे, लेकिन 100 रुपए घंटे का मतलब ये नहीं कि 1 घंटे लेक्चर देके 100 ले लिए। 30 दिन तक रोजाना 1 घंटे पढ़ाने के 100 रुपए लेते थे। और यहीं भी नहीं, अगर 2 बच्चे आ जाएं तो 50-50 लेते थे, और अगर 10 बच्चे आ जाएं तो 10-10 रुपए हो जाते थे, और 50 बच्चे आए तो 2-2 रुपए। उनका घंटा 100 रुपए घंटा था।
मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुस्तफ़ीद हो सके। तो 1960, 1970, ये 80, ये तकरीबन 30 साल में पुरानी दिल्ली का कोई मुसलमान बच्चा तो नहीं होगा, लड़का या लड़की, जिसने उनसे तालीम हासिल नहीं की हो। और उनका कहना यह था कि सब्जेक्ट की कोई बात करता तो कहते मुझसे बात करो, सब चीज़ की बुनियाद है अंग्रेजी ग्रामर, ग्रामर पे अबूर करोगे तो हर चीज़ तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। मैं खुद भी एज ए स्टूडेंट उनकी क्लास अटेंड करता था, और चूंकि घर में तो होता ही था, घर में ही क्लासेस होती थी, तो औरों की क्लास में भी बैठ जाता था। तो मुझे जो अंग्रेजी सीखने में जो फ़ायदा हुआ वो आज तक मैं उससे मुस्तफ़ीद होता हूँ। और अंग्रेजी जो सर सैयद ने जिसे शुरू कराई, उसकी वजह से हम लोगों को वर्ल्ड सिटीजन बनाया। मैं समझता हूँ कि सर सैयद के जो अचीवमेंट है, मैं खुद भी एक जीता जागता नमूना हूँ। मैं एक वर्ल्ड सिटीजन कैसे थे, दुनिया भर में जब जाता था और जब जिस तरह लोग देखते थे उससे बड़ी एक फख्र होता था। इसमें एक चीज मैंने और ये देखी कि हम लोग सुनते आए हमेशा से कि लॉर्ड मैकॉले चाहते थे कि अंग्रेजी में यहाँ पढ़ाएं ताकि क्लर्क उनको सस्ते वाले सरकार की नौकरी में मिल जाए। लेकिन इस मौके के लिए रिसर्च के दौरान मैंने जो लॉर्ड एलन ब्रो का एक 1852 की रिपोर्ट का सुना। उन्होंने रिकमेंड किया था कि हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी न पढ़ाओ, क्योंकि अगर ये अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो हमको निकाल देंगे। मेरे ख्याल से ये बड़ी ज़्यादा उनकी रिफ्लेक्टिव है उनके एटीट्यूड का, जिसको सर सैयद ने समझ लिया, और इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी की तालीम पर खास तौर से जोर दिया। तीसरा पहलू ये था कि सर सैयद की जो तालीम थी वो एंटी इस्लाम नहीं थी। बड़े अच्छे नेक मुसलमान थे, और इस्लाम से उनको क्योंकि अंग्रेजी को समझे जाते कि एंटी इस्लाम है, ये उन्होंने उसको गलत साबित किया। और चौथी चीज कि उनके एडमायरर सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे, गैर मुस्लिम लोग भी उनके बड़े बड़े एडमायरर थे, जिनमें 3-4 नाम तो बहुत मशहूर हैं। राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नौरोजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय। बल्कि मैं लाला लाजपत राय का जो एक कुछ वो पढ़ रहा था अकाउंट, जिसमें उन्होंने कहा कि वो खुद और उनके वालिद किस तरह इनकी तकारीर को सुना करते थे, जो मकाले पढ़ते थे, और नॉट ओनली गौर से शौक से पढ़ते थे, उनको प्रिजर्व करते थे। इतनी इज्जत सर सैयद के बारे में उनके दिल में थी। सर सैयद साहब की अचीवमेंट में सबसे बड़ी चीज़ कि लाखों लोग इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले। बार बार ये हुआ कि जो अबर यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पे बरसेगा। मैंने ये बरसता अबर जगह जगह देखा है। अभी 2 महीने पहले मैं अमेरिका गया था, 1 महीने के टूर पे 8 शहरों में मेरा लेक्चर टूर था, और हर जगह मुझको अलीगढ़ के लोग वहाँ मिले और जो अच्छा कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग IAS की तैयारी कर रहे थे और ग्रोइंग अप, उसमें तो 2 चीज़ों पे डिबेट चलती थी। एक तो ब्रेन ड्रेन और एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ब्रेन ड्रेन ये था कि देखो जो हिंदुस्तानी बच्चे हैं ब्राइट हैं, वो पढ़ के चले जाते, बाहर चले जाते हैं, यहाँ से देश का नुकसान हो जाता है। और ये कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना होगा कि सब लोग बिल्कुल ही बेकार हो जाएंगे और डेवलपमेंट वगैरह रुक जाएगी। ये 2 बातें होती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, ये दोनों चीज़ें गलत साबित हुई। ब्रेन ड्रेन ने तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी सुधार दी। करोड़ों रुपया पूरे दुनिया से हिंदुस्तान में रेमिटेंसेस के रूप में आता है, और उसमें अलीगढ़ के लोगों का बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में डेमोग्राफिक डिविडेंड कि आजकल तो हमारे इतने सारे हाथ हैं, हम दुनिया की एक बहुत बड़ी पावर इसलिए बने हुए हैं कि हमारी इतनी ह्यूमन रिसोर्स इतनी ज़्यादा है। तो ऑफकोर्स उसको लियाकत देना, उसको सिखाना पढ़ाना, उसको उसमें स्किल पैदा करना, ये ज़रूरी है। हिंदुस्तान में इतनी जो रेमिटेंसेज आती हैं, मैं समझता हूँ सिर्फ 5% लोग जो एम्प्लॉयड हैं वो भेज रहे हैं। 10 में से 1 अगर एम्प्लॉयड है तो 10 में से 2 अंडर एम्प्लॉयड है, और 10 में से 7 तो अनएम्प्लॉयड है।
और जिसमें से आधे तो अनएम्प्लॉयबल है, वो किसी काम के नहीं है। जैसे वो डिग्रियां दिखाएंगे, आपके पास सीवी आता है। हम तो सरकार में दफ्तरों में बैठते थे, हजारों जॉब्स होती थी, उसके लिए एडवर्टाइज करते थे। जब कैंडिडेट आता है, जैसे ही वो मुंह खोलता है, उसकी हकीकत पता लगती है। अब लेकिन जो बच्चे काबिल हैं, उनको तो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, जैसे कि पिछले 10-15 साल से हम देख रहे हैं। हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर बहुत जोर देना चाहिए, न सिर्फ नंबर्स पे। इस पर खास तौर पर मैं समझता हूँ, और अलीगढ़ का बहुत बड़ा इसमें एक रोल हो सकता है। अलीगढ़ हिंदुस्तान की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में बार बार शुमार होती है, जिससे बड़ी खुशी होती है। लेकिन एक ये भी दुख होता है कि अलीगढ़ ने कोई नोबेल लॉरिएट नहीं दिया, या दिया हो तो मुझे याद नहीं, लेकिन अलीगढ़ को ही क्यों कसूरवार ठहराया? हिंदुस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटीज ने दी थी? तो हमें ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कमी के डिग्रियां बहुत दी जा रही हैं, लेकिन उस क्वालिटी के लोग पैदा हों जो हमको दुनिया में नाम रोशन करें, इसके तरफ के नोबेल और दूसरे प्राइज की तरह। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैं 71 में IAS में आया, तो मैं पुरानी दिल्ली का पहला मुसलमान लड़का था। उस पर अखबारों में एडिटोरियल आया कि क्या वजह है कि इतने सारे मुसलमान होते हुए सिर्फ एक ही लड़का आया। तो मैं क्योंकि एक ऑर्डिनरी फैमिली से था, तो उसकी वजह से लोगों को लगा कि अगर ये आ सकता है तो हम भी आ सकते हैं। तो बहुतों को उससे एक इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने मेहनत करनी शुरू की। उन्हीं दिनों मेरे ख्याल से सैयद हामिद 70s में थे, उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक सिविल सर्विसेज का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था। 5-7 साल जब वो चला, अपने पीक पे था, हर साल 7, 8, 10 बच्चे IAS में आने लगे थे। क्यों बंद हो गया वो, क्यों फीका पड़ गया, क्यों ठंडा हो गया, वो अब आप लोगों ने गौर करना होगा। अभी भी रिवाइव कर लीजिए, इतने सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको चलाएंगे तो अच्छे चलाएंगे। सिविल सर्विसेज वगैरह में एंट्री बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आप ठीक है एक मोहल्ले में आप झोला लेके बच्चों की क्लास ले ली, बहुत अच्छी बात है। सेल्फ हेल्प ग्रुप 1-2 बना दिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप IAS में आएंगे तो आप तो करोड़ों लोगों की लाइफ से डील करेंगे, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदलने की बात करेंगे, तो आपका जो कैनवस है इतना बड़ा हो जाता है। इसलिए उस तरफ हमें सोचना चाहिए। अब जैसे आखिर में मैं बताना चाहूंगा कि जो मैंने जैसे कहा कि मैं सर सैयद के जो तालीमात है उसका जीता जागता सबूत हूँ। जब मैं CEC बना तो अखबारों में आया कि हिंदुस्तान का पहला मुसलमान CEC। पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये छाप, ये स्टैंप क्यों लगाना जरूरी है। CEC एक होता ही है, नॉर्मली सिविल सर्वेंट होता है। मैं सिविल सर्वेंट हूँ, IAS का हूँ, डायरेक्ट रिक्रूट हूँ, अच्छे खासे सर्विस रिकॉर्ड है। मुझे ये सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है? लेकिन मुझे बाद में इसकी अहमियत नजर आई कि एक्चुअली हिंदुस्तान के लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और इसका अंदाजा मुझे जब हुआ, जब मैं कई मुल्कों में जाता रहा हूँ। मुझे एक दफा जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, खास तौर से वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना नया बना रहे थे और उसमें हमारी मदद चाहते थे। तो वहाँ पे मैं अमान यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पे 1-2 प्रोफेसर मुझे घूरते रहे, ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं 2 मिनट तक। मैं अनकंफर्टेबल हुआ कि क्या मुझसे गलती हो गई, इस तरह मुझे देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि था हमको यकीन नहीं आ रहा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज का हेड मुसलमान है। मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, और उतने ही मुझे फख्र है कि मैं हिंदुस्तान में मुसलमान हूँ। अब लार्जेस्ट एक्सरसाइज की बात अक्सर आपने सुना होगा, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वन ऑफ द लार्जेस्ट। इससे बड़ा अंडर स्टेटमेंट कोई नहीं हो सकता। वी आर द लार्जेस्ट बाय माइल्स। द सेकेंड लार्जेस्ट इज USA, which is 1/4 of India. We have more voters than all 50 countries of Africa put together, 54 countries of Africa put together, 50 countries of Europe put together, North and South America 43 countries put together, entire Commonwealth 53 countries put together. We are more than
all of them. Actually 90 countries rolled into one. And उन 90 countries की complexities भी all rolled into one. We have everything going. किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई फसाद, कोई झगड़ा, ट्रैवल वॉरफेयर, मिलिटेंसी, टेररिज्म, we have it plenty. तो ऐसी सूरत में हिंदुस्तान का इलेक्शन न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है, इससे बड़ा मैनेजमेंट का कोई इवेंट नहीं है, इससे बड़ा किसी भी किस्म का कोई मैनेजमेंट इससे बड़ा 84 करोड़ जो हमारे वोटर्स हैं। एक लाख 10 लाख के करीब पोलिंग बूथ है, 11 मिलियन 1 करोड़ 10 लाख हमारा स्टाफ है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिनको नॉर्मली आप इनएफिशिएंटली, लेजी एंड करप्ट कह के डिसमिस करते हैं, बाबू कह के, वो लोग इलेक्शन करते हैं और ऐसा शानदार इलेक्शन करते हैं हर बार कि देश के लिए फख्र की बात होती है। उनको हमने कॉम्पिटेंट है, इसका मतलब हुआ कॉम्पिटेंट है, उनको हमने माहौल अच्छा देना है, उनको प्रोटेक्शन देना है। एक तरफ हमारे इतने करोड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक एक वोटर पर हमारा ध्यान होता है, एक वोटर बचना नहीं चाहिए। हमारा एक पोलिंग बूथ है जहाँ पे वो पूरे पोलिंग बूथ में एक ही वोटर है, वो गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, जहाँ के एशियाटिक लायन मशहूर है, आजकल न्यूज में भी है। वहां पे एक टेम्पल का पुजारी है, उसके वोट के लिए एक पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है और 6 आदमी की पोलिंग पार्टी प्रीवियस इवनिंग वहां जाती है और अगले दिन सुबह से उसका इंतजार करते हैं कि कब उसका मूड आया वोट देने के लिए। पिछली इलेक्शन में वो 2 बजे के करीब आया। उसके जाने के बाद भी हम लोग पैकअप करके वापस नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि एक लीगल मैकेनिज्म है कि अगर कोई बाद में आके कहे कि वो टेम्पल का पुजारी जो आया था वो तो बोगस वोटर था, असल वोटर तो मैं हूं, आ गया कोई 4 बजे, तो हम क्या करेंगे? तो हम 5 बजे तक वहां इंतजार करते हैं कि कोई क्लेम करने वाला आए कि वो बोगस था, मैं जेन्युइन हूं, ताकि उस डिस्प्यूट को हम रिजॉल्व करके निकले। 5 बजे तक हम करते हैं। कहाँ हम इतने 85 करोड़ वोटर की बात करते हैं, कहाँ एक वोटर पे हमारा ध्यान होता है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई किसी इफेक्ट के लिए, एक वोटर से तो बड़े बड़े लोगों की और क्या देश की डेस्टिनी बदल जाती है। वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिरी थी। एक उन्हीं दिनों जब मैं इलेक्शन कमीशन में था राजस्थान में, मिस्टर सीपी जोशी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और ये समझा जाता था कि अगर वो जीतेंगे तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। वो हार गए और एक वोट से हार गए। जब वो हार रहे थे और काउंटिंग चल रही थी तो उनका फोन आया रिटर्निंग अफसर को कि भाई एक मेहरबानी करो कि आप मेरे जो वो है पोस्टल बैलेट है उनको दोबारा कीजिए। तो मशीन से तो रिकाउंट का कोई मतलब नहीं, जितनी बार बटन दबाएंगे वही रिजल्ट दोबारा दे देगी मशीन। पोस्टल बैलेट पेपर बैलेट थे 550 के करीब। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि ठीक है मैं गिन देता हूँ, 15-20 मिनट लगे, वही रिजल्ट। फिर उनका एक और फोन आया कि भाई इसमें से आप लोग जो रिजल्ट लेते हो उसको कैलकुलेट हम करते हैं, एडिशन करते हैं उसका मैन्युअली, मैकेनिकली हम नहीं करते किसी वजह से। तो उन्होंने कहा हो सकता है उस मैन्युअल कैलकुलेशन में जो गलती हो गई उसको दोबारा कर दो। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा ठीक है उसको भी दोबारा कर देता हूँ, 15-20 उसमें फिर लगे, फिर वो रिजल्ट। तीसरा फोन उनका, शुक्रिया कि आपने मेरे हर रिक्वेस्ट को कबूल किया। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग साइड स्टोरी थी कि जोशी साहब की वाइफ ने वोट नहीं दिया था। मैंने जब ये सुना तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग बात लगी। मैंने जोशी जी को फोन किया, मैंने कहा जोशी जी ये सुन रहे हैं क्या, ये सच है? उन्होंने कहा हाँ भाई ये सच है। और वो ये कि उस दिन मेरी वाइफ और मेरी डॉटर कोई मंदिर है जो जरा दूर है, वहां पे वो पूजा करने चली गई थी। हमारे लिए यहाँ 3 लेसन हैं। एक तो हर वोट वैल्यूएबल है, उसी से शायद फैसला होने जा रहा है। दूसरा, यू कांट टेक इवन योर फैमिली फॉर ग्रांटेड। तीसरा, ऑन द डे ऑफ पोल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल इज द पोलिंग स्टेशन।
आखिर में इसी कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूंगा कि चूंकि इंडिया दुनिया की सबसे डाइवर्स डेमोक्रेसी है, सारे मेजर मज़ाहिब यहाँ हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 200 डेवलप्ड लैंग्वेजेस हैं, 6000 डायलेक्ट्स हैं, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। इंडिया तो एक लिहाज से एक मिनी कॉमनवेल्थ या मिनी वर्ल्ड है, सब कुछ आपको मिलेगा। इससे खूबसूरत कोई दुनिया में मुल्क नहीं है। चूंकि यहाँ पे इतनी हर किस्म के लोग और हर किस्म की कौमें बसती हैं, तो यहाँ का जो प्लूरलिज्म है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकग्नाइज किया है, उसको कानूनों ने रिकग्नाइज किया और पूरे सेफगार्ड किए हैं। हमें हमारी ड्यूटी बनती है कि हम हर इलेक्शन को इंक्लूसिव बनाएं, कोई छूटा ना रह जाए। और दूसरा एक और भी है कि जहाँ हिंदुस्तान दुनिया का सबसे डाइवर्स मुल्क है, हिंदुस्तान इज ए लैंड ऑफ माइनॉरिटीज। यहाँ पे हर शख्स माइनॉरिटी है, इंक्लूडिंग हिंदू जो 84% 80% इंडिया में है, लेकिन कश्मीर में तो माइनॉरिटी है, नॉर्थ ईस्ट में तो माइनॉरिटी है, पंजाब में तो माइनॉरिटी है। तो हर किस्म की माइनॉरिटीज है, नॉट ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, कल्चरल, लिंग्विस्टिक। और सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन है इंडिया की? वुमेन, 49%। उनके खिलाफ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन की एक लंबी कहानी है। लेकिन हमें कोशिश ये करनी होती है कि वो इलेक्शन में वोट देने से महरूम न रह जाए। उनको इनरोल करना, कई जगह बड़ा मुश्किल होता था कि वो अपनी औरतों को छुपाते थे, इनरोल नहीं करते थे, उनकी ठीक उम्र नहीं बताते कि 18 साल बता दी तो शायद उनकी शादी की कैलकुलेशन मोहल्ले और पड़ोस वाले कुछ कर लेंगे तो उसमें डिले हो जाएगी। हर किस्म के ये डिफिकल्टीज हमने इनकाउंटर की उनके लिए हमने। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पीसफुल इलेक्शन। आप में से जो सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोगों को याद होगा कि 15-20 साल यूपी और बिहार में तो बहुत ही इलेक्शन मुश्किल होते थे। इलेक्शन डे पे 100-50 मर्डर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब वो सब हिस्ट्री है। पीसफुल इलेक्शन। अब सबसे पहला विक्टिम किसी भी वायलेंस का औरतें होती हैं। जहाँ पे पथराव चल रहा हो, जहाँ पे बम चल रहा हो, वहाँ पे औरत वोट क्यों आएगी? मुझे याद है 1996 में मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर लगा बिहार में, लालू जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मिस्टर सेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो उन्होंने हमको बिहार के इलेक्शन में जब भेजा तो आप पूरी ब्रीफिंग के बाद उन्होंने कहा ठीक है बॉयज एंड गर्ल, ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, नथिंग विल हैपन एक्सेप्ट a bullet through your stomach and a bomb on your face। कुछ नहीं होगा, फिक्र न करो, एक्सेप्ट बम फट जाएगा तो मुंह पे एक आध गोली के पेट में चली जाएगी और कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। जिस सेशन से आपने रीएश्योरिंग वर्ड हमको दिए, और श्योर एनफ हमने एक 20 गज के ऊपर 2 बॉम्ब एक्सप्लोशन देखे। फॉर्चुनेटली उस जमाने के वो क्रूड बॉम्ब थे जो ज्यादा इंजनी नहीं, लेकिन ऐसे माहौल में औरतें वोट देने क्यों आएंगी? तो हमने सबसे पहले इस इलेक्शन को सेफ किया सबके लिए, जिसका बेनिफिट औरतों को सबसे आता है। सेकेंडली, जब हमने इंक्लूसिव इलेक्शन बनाना था तो हमें ये देखना था कि हिंदुस्तान में इलिटरेसी कितनी है। जिस वक्त हमने डेमोक्रेसी चुनी उस वक्त मुल्क में 84% इलिटरेसी थी। तो वेस्टर्न वर्ल्ड, जब हमने डेमोक्रेसी चुनी तो वेस्टर्न वर्ल्ड बड़ा हैरान हुआ और उन्होंने कहा कि ये लोग पागल हो गए, डेमोक्रेसी चलाएंगे, 84% इलिटरेट, एक्सट्रीम पॉवर्टी, कास्ट सिस्टम, कम्युनली डिवाइडेड। उसी जमाने में पार्टीशन के राइट्स हो चुके थे कि ऐसे सूरत में डेमोक्रेसी कैसे चलेगी। उनको यकीन था कि 6 महीने साल भर में इंडिया विल कोलैप्स। सबके जो डूम के फिलॉसफी थी उसको अपने लोगों ने गलत साबित किया। इलिटरेट फ्रेंडली इलेक्शन कैसे बनाया कि जो सिंबल्स का इस्तेमाल होता है इलेक्शन में, कि आप पंखा है, कुर्सी है, मेज है, वो तो पहचान सकते हैं, नाम तो पढ़ नहीं पाएंगे कैंडिडेट का। तो सिंबल्स का इंट्रोडक्शन किया कि कोई महरूम ना रह जाए इलेक्शन में। पीपल विद डिसेबिलिटीज, हम 10 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन है, स्कूलों की बिल्डिंगें होती हैं, नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल, वहां पे उसे एक दिन के लिए एक रैंप बनाते हैं। हमारे 20 लाख के करीब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैं, उन मशीन में हर एक के ऊपर ब्रेल के फैसिलिटी देते हैं ताकि ब्रेल लिटरेट लोग जो उसको पढ़ सके, ताकि कोई रह ना जाए। और अभी 6, 7, 8 साल पहले हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन आई ट्रांसजेंडर से।
कि हम 30 लाख के करीब उनकी गिनती बताई गई। उन्होंने कहा कि जब हम रजिस्टर करने जाते हैं तो हमको रजिस्टर नहीं किया जाता, क्योंकि आपके जो वोटर एनरोलमेंट फॉर्म है उसमें एक जेंडर कॉलम है और उसमें 2 ऑप्शन है, मेल और फीमेल। हम तो इनमें से दोनों में से एक भी नहीं है, तो हम क्या लिखें। बात ठीक थी। आप यकीन जानिए कि हमने सिर्फ मुश्किल से आधा मिनट लगा होगा ये फैसला करने में कि ठीक है कल से एक तीसरा जेंडर ओ नाम का अदा शुरू कर दिया। 30 लाख लोग एम्पावर हो गए। अगर हमने ये लॉ मिनिस्ट्री में भेज दिया होता तो उसका अंडर सेक्रेटरी अभी तक उस पर फाइल पे बैठा होता है। पावर थी, यूज की। 4-5 साल बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट के में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी कि बिल्कुल ठीक बात है, अब ऑफिशियली एक थर्ड जेंडर अदर नाम का है। बल्कि अब तो डिबेट और आगे बढ़ गई कि हमको अदर क्यों कहते हो, कुछ नाम दो, स्पेसिफिक नाम दो, अदर कहते हो। तो अच्छी बात है, जरूर उसके भी कुछ करना पड़ेगा। ऐसे माहौल में कि जब इलेक्शन का इतना अच्छा सिस्टम बना दिया गया, इतनी इंडिपेंडेंट एंड फेरोशियसली इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाई गई, वोटर एपैथी जो मेरा आखिरी पॉइंट है, खासतौर से सो कॉल्ड अर्बन एजुकेटेड पीपल वोट देने नहीं आते और वोट ही नहीं देते बल्कि वो ब्रैग भी करते हैं, मैंने तो आज तक वोट नहीं दिया। अरे भाई मुंह छुपाओ अगर वोट नहीं दिया, बजाय इसके कि आप फख्र से कहो। हमने कहा ठीक है हम इसको डील करेंगे। हमने एक वोटर एजुकेशन डिवीजन बनाई। हालांकि शुरू में उसकी मुखालफत हुई कि इलेक्शन कमीशन का काम तो इलेक्शन मैनेज करना है, एजुकेट करना नहीं, एजुकेशन करना तो टीचर्स का काम है, मीडिया का काम है। हमने कहा नहीं, बिल्कुल हमारा काम है कि अगर लो टर्नआउट होता है, 15% टर्नआउट हो, 20% टर्नआउट है और 15-20 लोगों पे वो वोट बढ़ गया 20%, तो 10% से आप जीत के आ जाते हैं। 90% लोगों ने तो आपको वोट नहीं दिया, तो आपकी लेजिटिमेसी एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी क्वेश्चन में आती है। तो हमने शुरू किया यूथ पर खास तौर से फोकस किया कि एक तो अर्बन एजुकेटेड सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल थे गिल्टी और यूथ थे। यूथ में हमने स्टडी कराया कि भाई ये क्यों नहीं वोट देते। सिर्फ 12% जब हमने शुरू किया कैंपेन 2010 में, सिर्फ 12% 18 से 20 साल के नौजवान एनरोल्ड थे। जब हमने पूछा क्यों नहीं, तो बहुतों को तो यही नहीं पता कि 18 साल की उम्र में वो वोटर बन सकते हैं। कौन सी तारीख को एलिजिबिलिटी की डेट है, 1 जनवरी, वो बहुतों को नहीं मालूम। अगर वो मालूम है तो प्रोसीजर और प्रोसेस नहीं मालूम, और अगर प्रोसेस और प्रोसीजर भी मालूम है तो उनको नेताओं और पॉलिटिक्स से कंटेम्प्ट थी। क्या जी आजकल के नेता तो बड़े ऐसे हैं, वैसे ये अपना ये सोचते हैं, बेईमान है। वो अपनी जगह बड़ी खतरनाक थिंकिंग है कि सारे नेताओं को आप ब्लैक पेंट से पेंट करते हैं, ये गलत है। हिंदुस्तान देखिए सुपर पावर बनने को है थैंक्स टू द लीडरशिप। हम आजाद हुए थे पाकिस्तान और उस बाद में से बांग्लादेश और इंडिया एक साथ, वो कहाँ रह गए और हम कहाँ पहुंच गए, फर्क हमारी लीडरशिप है। उन लीडरशिप को ब्लैक पेंट करना कि जी लीडर ऐसे हैं इसलिए हम इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे, वोट नहीं देंगे, ये गलत बात है। हमने इसको चैलेंज लिया कि हम इन तीनों चीजों को चेंज करेंगे। कैंपसेस में हमने कैंपस एम्बेसडर्स बनाए कि यहीं से एनरोल करो, कि यहीं से ये लोग आगे चले। तो इस वक्त SY कुरैशी जो साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हिंदुस्तान के, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेहमान खुसूसी के तौर पर अपनी बातें रख रहे हैं, उनका खिताब हो रहा है और वक्त की थोड़ी कमी है। जो एक अहम खबर हमने आपसे बताई थी कि आज हज प्लान 2019 का ऐलान हो चुका है, तो क्या कुछ कहा है मुख्तार अब्बास नकवी ने, जो वजीर है अक़लियती उमूर के, खुद उन्होंने ही जो है इस बारे में कुछ कहा है, तो ये आपको हम बताएंगे इस वक्त के वहाँ क्या उन्होंने कहा, तो ये हम आपको सुनाना चाहते हैं। तो हज प्लान 2019 कैसा होगा, किन तरह की सहूलतें और हुज्जाज को मिलेंगी और क्या कुछ इसमें और नई चीज़ें होंगी, कितने नए एम्बार्केशन पॉइंट जोड़े जाएंगे, इस तमाम चीज़ों को लेकर और हज गाइडलाइन, उसका किताबचा, उसका फॉर्म, तमाम चीज़ों का आज इजरा हुआ है। मुख्तार अब्बास नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो बाकायदा एक तकरीब की शक्ल में था, मुंबई में हज कमेटी के दफ्तर में आज इसका ऐलान किया है। जैसा उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक
18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक फॉर्म भरे जाने की मियाद तय की गई है। इस बार 21 इम्बार्केशन पॉइंट से हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो हज के लिए जा सकेंगे। एक इम्बार्केशन पॉइंट नया जोड़ा गया है, केरला का कालीकट। ये पहली बार है। पिछली बार हम लोगों ने ऑप्शन दिया था। पहले ये था कि तय हो जाता था कि साहब जो मुंबई से जाने वाला है वो मुंबई के अलावा कहीं से नहीं जा सकता, जो श्रीनगर से जाने वाला है वो श्रीनगर के अलावा कहीं से नहीं जा सकता। इस बार भी हमने ऑप्शन रखा है कि जम्मू कश्मीर का जो भी हाजी है वो दिल्ली से भी जा सकता है और श्रीनगर से भी जा सकता है। उसका पिछली बार का हमने किराया भी लिख दिया है कि भाई दिल्ली से जाने पे 75,000 लगेगा और श्रीनगर से जाने पे लगभग 1,10,000 लगेगा। झारखंड के लोग जो है कोलकाता से भी जा सकते हैं और खुद रांची से भी जा सकते हैं। उसका किराया भी अप्रॉक्सीमेट लिख दिया गया है कि अगर आप कोलकाता से जाएंगे तो 95,000 लगेगा और जो पिछली बार था, और अगर आप रांची से जाएंगे तो 1,12,13,000 रुपये लगेगा। उसी तरह से मध्य प्रदेश के कुछ इलाके जो हैं उनको उसमें जोड़ा गया है। वो मुंबई से भी जा सकते हैं और भोपाल से भी जा सकते हैं। पीटीओ के लिए भी हम लोगों ने बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम शुरू किया है। पहली बार है कि पीटीओ का पोर्टल लॉन्च किया गया और उस पोर्टल के जरिए पीटीओ जो भी पीटीओ हैं प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स, उनको अपने प्राइवेट टूर ऑपरेटर को अपने हज या का पैकेज जो है उसमें पोर्टल में डालना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई एक प्राइवेट टूर ऑपरेटर बम्बई का है, एक कोई प्राइवेट टूर ऑपरेटर जो है वो दिल्ली के हैं या और तमाम जगहों के हैं, तो उनको लिखना पड़ेगा कि अगर वो हज पर ले जाएंगे तो वो 1,00,000 रुपया लेंगे, 20,000 रुपया लेंगे, 40,000 रुपया लेंगे, 2,00,000 रुपया लेंगे, और लेंगे तो वो क्या क्या देंगे। पहले ये पता नहीं रहता था और इसका नतीजा हुआ कि पिछली बार प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की इतनी शिकायतें आती थी। मैं तो जहां जाता था हज कमेटी वाले भी, ये भी वो भी, सब कहते थे साहब प्राइवेट टूर ऑपरेटर लूट रहे हैं। तो और भी बहुत सारी बातें इन्होंने की है। हम अपने अगले बुलेटिन में आपको तमाम जानकारियां फराहम कराएंगे। बहरहाल उन्होंने बताया है कि कई नए एम्बार्केशन पॉइंट जोड़े गए हैं इस बार, मुख्तार वस्तगी ने बताया है। और साथ ही साथ ये भी कि जो पिछली बार ये दिया गया था, कई रियासतों के आज़मीन के लिए सहूलत दी गई थी, जिसे हुकूमत सहूलत कह रही है कि आप अपने जगह से, यानी अगर कोई झारखंड का है तो वो रांची से भी टेक ऑफ कर सकता है, या फिर कोलकाता से भी, कोई मध्य प्रदेश का है तो वो भोपाल से भी टेक ऑफ कर सकता है, वहां से भी जा सकता है, या फिर मुंबई से भी। लेकिन जो किराया है उसमें काफी बड़ा फासला था, जिसको लेकर पिछली बार कई सवाल उठे थे। इस बार उम्मीद की जाती है कि शायद कुछ उसमें बेहतरी आई होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।